हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हो स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं अंजलि माधव स्वागत करती हूँ आपका केजीएस पर। और भाई जैसा कि हम लोग एमसीक्यूज लगा रहे हैं, है ना। जिन्होंने कल की क्लास नहीं देखे तो कल की क्लास जरूर देखें, जिसमें हमने पूरी स्ट्रेटेजी डिस्कस की थी कि हम कैसे कैसे एमसीक्यूज लगाएंगे और कैसे फिर हम पीवाईक्यू लगाएंगे, कैसे हमारी तैयारी रहेगी। अच्छा, कल कुछ लोग कह रहे थे कि हम मतलब पहली बार ही पढ़ रहे हैं, पहली बार एमसीक्यू लगा रहे हैं, मतलब थ्योरी पढ़ी नहीं है। तो मैंने थोड़ा सा थ्योरी पढ़ने के बारे में बताया था। जरा कमेंट करके बताओ कितने ऐसे लोग हैं जो वैदिक काल पढ़ के आए हैं। मैंने कहा थोड़ा वैदिक काल पे नजर मार के आना, तभी एमसीक्यू में मजा आएगा ना। हालांकि एमसीक्यू इतने टफ होते नहीं है, एंशिएंट में क्या ही पूछ लेगा कोई, बताओ जी। तो जरा कमेंट करके बताओ। राधे राधे बच्चे, जय भीम, जय भारत। कितने ऐसे लोग हैं जो रिवीजन करके आए हैं, पढ़ा है, पढ़ा हूं मैम, वेरी गुड, ठीक है। हाँ, प्रेजेंटेशन लगाओ, प्रेजेंटेशन कह रहा है, प्रेजेंट लगाओ यहाँ पर। चले तो शुरू करते हैं कहानी, बात करते हैं वैदिक काल की। तो थोड़ा सा आपको एक रिवीजन देते हैं, फिर अपन वैदिक काल पे चलेंगे। होता क्या है, जैसे कई बार आपको चीजें पता होती है, लेकिन कहते ना सडन दिमाग में आता नहीं है। ऐसे ही जब भी आप एग्जाम देने जाते हो तो आपको कई बार ऐसा होता है कि एग्जाम हॉल के बाहर आके याद आता होगा, अरे यार उसका आंसर तो ये था, अभी याद आया। कई बार मेरे साथ भी होता है, जैसे मेरे से कोई पूछ ले तो कई बार मेरे दिमाग से निकल जाता है। एक बार मेरे बैंक का कॉल आया, मेरा काम पड़ा हुआ था, मैं जस्ट सुबह उठी, उसने मेरे से मेरे घर का एड्रेस पूछा। सोचो मैं नींद में उठी हूँ, मेरा डेटा इरेज हो गया, मैं उसे अपने घर का एड्रेस ही नहीं बता पाई। उसने बोला बताओ मैं आप जहाँ इतने टाइम से रह रही आपको एड्रेस नहीं बता। मैंने कहा हाँ यार ये वाली बात तो है। और फोन रखने के 5 मिनट बाद, कम से कम 5 से 10 मिनट बाद मुझे याद आ गया यार कि मेरा पूरा घर का एड्रेस क्या है। तो कई बार क्या होता है, आपके साथ भी ऐसा होता है कि जब आप पढ़ने बैठते हैं और आपने रिवीजन नहीं किया है तो आपको इजी वाली चीज भी बनती नहीं है। तो अपन क्या करेंगे, थोड़ा सा रिवीजन करेंगे। मैंने नहीं पढ़ा है, ठीक है। कौन है, निकिता कुमारी। अब जिन्होंने नहीं पढ़ा है तो उन्हें थोड़ी समस्या होगी क्लास में। चलो तो थोड़ा सा हम क्या करते हैं, वैदिक काल का एक रिवीजन देखते हैं मोटा मोटा। तो मैं जरा ये स्लाइड डार्क कर लूं ताकि आपकी आंखों में चुभन ना हो, है ना। ये कलर ठीक रहेगा तो आंखों में चुभेगा नहीं। देखिए जरा, वैदिक काल की अगर बात करें तो वैदिक काल जो है वह संस्कृत भाषा का एक शब्द है विद, वहां से बना है। कहां से बना हुआ है इसका कमेंट जरा नीचे करना। एक बार कोई बच्चा प्रश्न पूछ रहा है। मैम क्या प्रैक्टिस क्लास, रुको ये वाला क्वेश्चन है इसका। अच्छा, प्रैक्टिस क्लास करने से एग्जाम क्वालिफाई हो सकता है? हाँ बिल्कुल, लेकिन प्रैक्टिस क्लास तब की जाती है जब आप तैयारी कर चुके हो। जैसे हम लोग कब प्रैक्टिस करते हैं किसी चीज की, जब हमें वो आ चुकी होती है। चलो अब हम इसमें क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे ताकि ये और अच्छा हो जाए। लेकिन हमने कभी पढ़ा ही नहीं है तो प्रैक्टिस सेट से पेपर आपका तैयार नहीं होगा, क्योंकि थ्योरी नहीं पता है ना आपको। अगर एज इट इज क्वेश्चन आया और मान लो आपने रटा हुआ है, किसी किसी की रटने की क्षमता ज्यादा होती है तो पेपर निकल जाएगा, और ये नहीं आया तो पेपर नहीं निकलेगा। और कितना रटोगे, अगर हम डेली 50 क्वेश्चन में करा रहे हैं तो 1500 क्वेश्चन तो यही हो जाएंगे, और उनके अंदर हम एक्स्ट्रा क्वेश्चन बताते हैं। तो लमसम अगर कम से कम लेके चलो तो 2000 क्वेश्चन एमसीक्यू हो गए अपने हिस्ट्री के। कितना याद करोगे, इसलिए थ्योरी जरूरी होती है, ठीक है। चले वीडियो आ गया मेरा। देखो जरा, वेद की बात करें तो हम एक थोड़ा सा क्या देख लेंगे, एक थोड़ा सा रिवीजन देख लेंगे ताकि आप तैयार हो जाए, है ना। देखिए जरा, वेद की बात करें तो वेद संस्कृत भाषा का एक शब्द है। किसका भाई साहब, संस्कृत भाषा का शब्द। कौन सा शब्द भाई साहब, तो संस्कृत भाषा का एक शब्द है जिसका नाम है वेद। वेद का अर्थ होता है ज्ञान। इसीलिए प्रश्न बनेगा कि वेद का अर्थ क्या होता है, और ऑप्शन में मिलेगा ज्ञान, ठीक है। तो जो वेद शब्द है उससे वेद बना, और वेद से बना वैदिक काल। अब कहते हैं वैदिक काल आर्य द्वारा शुरू की गई थी, इसीलिए इसे आर्य सभ्यता भी कहते हैं। यह एक ग्रामीण सभ्यता थी, जैसे हड़प्पा एक शहरी सभ्यता है, ये क्या थी, एक ग्रामीण सभ्यता थी। वैदिक काल की बात करें तो लगभग लोगों ने ये पढ़ा ही होगा। वैदिक काल
अगर पूरा देखा जाए, यहां मैंने ना ऋग्वैदिक लिखा है ना उत्तर वैदिक, कुछ भी ऐसा नहीं लिखा, ठीक है ना। तो यहाँ हम अर्ली की बात कर रहे हैं ना लेटर की बात कर रहे हैं, हम केवल वैदिक काल की बात कर रहे हैं। तो ये कहानी 1500 से लेकर के शुरू होती है और 600 बीसी तक जाती है। लेकिन अगर हम वैदिक काल के अंदर भी दो पार्ट डिवाइड करते हैं तो एक हमारा बन जाता है क्या जी, ऋग्वैदिक काल, ठीक है। एक क्या बन रहा है, ऋग्वैदिक काल, और एक बनता है उत्तर वैदिक काल, लेटर वैदिक इसको बोलते हैं। ऋग्वैदिक का टाइम पीरियड जो है वह 1500 से लेकर के 1000 बीसी माना जाता है, जबकि 1000 बीसी से लेकर के हम बात करेंगे 600 बीसी तक, तो वो क्या हो जाएगा, उत्तर वैदिक हो जाएगा। अब यह एक बहुत अच्छा हम आपको प्रश्न बताते हैं, है ना। देखे जरा 6000, देखो कह रहा 6000 से 9, क्या ही बोल रहा है ये, 1000 से 600, ठीक है। अच्छा अब यह एक प्रश्न है, सुनना जरा ध्यान से, है ना। यहां एक प्रश्न है वो ये कि अगर वो आपसे पूछे कि वैदिक काल का प्रमुख व्यवसाय क्या है ना, कृपया आप अभद्रता बातें ना करें। अच्छा क्लास में कोई कर रहा होगा, हमने कमेंट नहीं पढ़ पाया है, लेकिन ये किसी ने किया है तब मेरा ध्यान गया। तो देख, कभी भी आपसे कोई गाली दे, बदतमीजी करे, कुछ भी करे, वो दर्शाता है कि उसके घर में यही माहौल है। होता है ना जनरली ये वाली चीज है, ठीक है। बच्चा वही करता है जो घर के माहौल में देखता है ना। और हमारे माहौल में देखा गया है कि जब भी ऐसा कोई बोले तो हम उसके लेवल पे नहीं जाएंगे, है ना, हम अपने लेवल को ही मेंटेन करेंगे। तो ये हमारे घर में सिखाया गया है। तो आप परेशान मत हो, जिसको जो बकना है वो बकले यहाँ पे आकर के, क्योंकि उसने वही सीखा है ना। हम उसको इग्नोर करेंगे क्योंकि हमने यही सीखा है। वी आर क्लास सी पीपल, है ना। आ जाओ देखें, अब प्रश्न देखो, यहाँ एक बहुत अच्छा प्रश्न बता रहे हैं जिसको लेकर के काफी कंफ्यूजन होता है। मैंने कहा ना वो प्रश्न हम जरूर बताएंगे जहां पर बीसी का मतलब क्या होता है, बिफोर क्राइस्ट होता है। मैं फिर से एक बात बोल दूं बच्चे कि जो क्लास ले रहे हैं तो आपकी गलती नहीं है। पता क्या है, हम जैसे माहौल में रहते हैं ना, वहां क्या चलता है, अरे यूपी की वैकेंसी आ गई भाई, प्रैक्टिस सेट ले लो, पेपर निकल जाएगा। भाई ने पढ़ा कभी नहीं है, भाई को पता भी नहीं पेपर कैसे देंगे, लेकिन दोस्त कहते ले रहे तो निकल जाएगा, हम तैयारी कर रहे हैं 2 साल से, निकल ही जाएगा। भाई तू कर रहा है 2 साल से, उसे 2 महीने नहीं हुए, लेकिन दोस्त की बातों में आकर हमने प्रैक्टिस सेट खरीद लिया। महंगा भी बहुत ज्यादा नहीं है, इतनी समस्या भी नहीं आती है। अब प्रैक्टिस सेट करने ऐसे लोग बैठे हैं जिन्होंने कभी पढ़ा नहीं है, तो उन्हें दिक्कत आएगी, है ना। उन्हें क्या आएगी, दिक्कत। तो उन्होंने क्या कर लिया, गलत डिसीजन ले लिया है। बिना तैयारी के प्रैक्टिस सेट नहीं होती, है ना। चल 600 के आगे बीसी का क्या मतलब है, तो बीसी का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट। लेकिन हमारे दिमाग में गोबर और गंध भरा हुआ है, इसलिए हम हमेशा बीसी का मतलब कुछ और ही समझेंगे, है ना। चले आइए, तो ये गंध बाहर निकाले, अपने परिवार का यहाँ अच्छा प्रेजेंटेशन दें। आप एक अच्छे परिवार से बिलोंग करते हैं, अब कवाड़ फैमिली से हो तो कुछ भी निकालो, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। अगर नहीं है तो रुतबे वाला परिवार जो होता है ना, उनका एक अलग टसन होता है। तो रुतबा अगर है तो तुम वैसी बातें नहीं करोगे। देखे जरा, बात करते हैं किसकी भाई साहब, हम बात करते हैं ऐसे क्वेश्चन की जो बड़ा कंफ्यूज करता है। तो सुनो क्वेश्चन देखो, पहला क्वेश्चन है वैदिक काल का प्रमुख व्यवसाय क्या जी, प्रमुख व्यवसाय। चलिए जी, एक क्वेश्चन ये है, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखो क्या है, जानना या ज्ञान प्राप्त करना, ठीक है। तो ये हो गया। दूसरा देखे जरा, ऋग्वैदिक काल का, ऋग्वैदिक काल का प्रमुख व्यवसाय। अब ये भी एक प्रश्न है, बिल्कुल एक जैसा ही लग रहा है ना, लेकिन आंसर अलग होगा। अब तीसरा क्वेश्चन देखो, उत्तर वैदिक काल का, उत्तर वैदिक काल का प्रमुख व्यवसाय क्या जी, प्रमुख व्यवसाय। या 3 क्वेश्चन है। अब देखो, अब आंसर करो तीनों के। चले जी,
क्वेश्चन नंबर 1 करके आंसर करो, क्वेश्चन नंबर 2 करके आंसर करो, क्वेश्चन नंबर 3 करके आंसर करो। कल का पीडीएफ नहीं आया है, ऐसा है क्या भाई? कल का पीडीएफ डलवा दिया गया है, चेक करें एक बार आप। ब्राह्मण मुख्य रूप से हिस्सा रहेंगे व्यवसाय का अथवा वैश्य? हम तो पूछ ही नहीं रहे, हम तो पूछ रहे हैं कि प्रमुख व्यवसाय क्या था। क्वेश्चन नंबर 1 का पशुपालन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 का कृषि, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 1 का पशुपालन, कृषि एंड पशुपालन, अखिल वर्मा, बहुत बढ़िया, सही आंसर है बेटा तुम्हारा। बाकी सब यहाँ पे एकदम पगलेट हैं, गधेड़े। ये देखो एग्रीकल्चर, बहुत बढ़िया एग्रीकल्चर। अब चलो हम बता दें, कोई बात नहीं, कल का जो पीडीएफ नहीं आया है उनको लाख खोपचे में पकड़ के कूटा जाए। पीडीएफ डला हुआ है बच्चा, पहले खोजो तो जाके, जहां नोट्स लिखा होता है वहां आपको मिलेगा। अब चलो हम बता देते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, हम कर देते हैं आंसर। अगर पूछा गया कि वैदिक काल का प्रमुख व्यवसाय, अब पढ़ लो, है ना, अब पढ़ाई कर लो, अगर ज्ञान हो गया हो तो अब पढ़ाई करते हैं। पहले का आंसर पशुपालन, पशुपालन, कृषि, पशुपालन, व्यापार, गलत। चलो कोई बात नहीं, बता देते हैं। वैदिक काल का अगर प्रमुख पूछेगा तो वैदिक के अंदर ऋग्वैदिक भी है और उत्तर वैदिक भी है ना, तो इसके अंदर वो दोनों व्यापार आएंगे जो इस दोनों में आते होंगे। तो ऋग्वैदिक की पहले बात बताते हैं, तो अपने आप ये वाला आंसर मिलेगा आपको। ऋग्वैदिक में लोहे की खोज नहीं हुई थी, इसलिए कृषि पर जोर नहीं था, तो लोग क्या करते थे, पशुओं को पालते थे। तो यहां पर आंसर क्या होगा, पशुपालन, ठीक है। फिर लोहे की खोज हुई, इसलिए लोग कृषि पर क्या करने लग गए, फोकस करने लग गए। इसका मतलब यह है कि उत्तर वैदिक काल में अगर प्रमुख व्यवसाय पूछा जाएगा तो हमारा आंसर कृषि प्लस पशुपालन होगा। यानी हमें ऐसा ऑप्शन ढूंढना होगा जिसमें कृषि और पशुपालन दोनों हो, है ना। अब गड़बड़ी मत करना, ठीक है, कोई दिक्कत है किसी बात में, आप गड़बड़ी मत करना, है ना। अब प्रश्न क्या पूछेगा, अगर वैदिक केवल ऑप्शन में वैदिक है तो कृषि भी ढूंढना है ऑप्शन में और पशुपालन भी ढूंढना है, लेकिन क्वेश्चन में अगर केवल ऋग्वैदिक काल है तो केवल पशुपालन होगा। अगर पूछा है उत्तर वैदिक तो आंसर होगा कृषि, ठीक है। मैम पशुपालन से कैसे बिजनेस होता है, कौन है ये, भास्कर वर्मा। पशु नहीं पाले जाते लोग, दूध नहीं बेचते, घी नहीं बेचते, उसका है बेचे जाते हैं, पशु भी बेचे जाते थे क्योंकि गाय संपत्ति की इकाई हुआ करते थे ऋग्वैदिक काल में। उत्तर वैदिक काल में आके क्या चले हैं, सिक्के चले हैं। क्लियर है, आप भी गड़बड़ नहीं करोगे ना। आओ क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए जितना अच्छा आप रिस्पॉन्स देंगे, हमें नहीं किसी भी टीचर को, अगर वो आपको कुछ नया सिखाना चाह रहा है जो आपको नहीं आता है, जहां आप कंफ्यूज होते हैं और आप वो सीखने के लिए तैयार है, तो यकीन मानो वो अपने और ज्यादा एफर्ट लगाएगा। लेकिन वो सिखाना चाह रहा है और तुम सीखने के बजाय पूरी क्लास डिस्टर्ब करने पे अपना क्या कर रहे हो, फोकस कर रहे हो, है ना, तो क्या होगा, टीचर का कुछ नहीं जानना बच्चा, उसको आना है क्वेश्चन कराना है, नुकसान आपका होगा। तो ये हमें समझदारी और मैच्योरिटी रखनी होगी कि हम यहाँ क्लास लेने आए हैं, तो हम इधर उधर की बातों को हटा करके सिर्फ क्लास पर क्या करें, फोकस करें, ठीक है। आओ आगे चलते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन। चलो फटाफट से देखें। मैम थोड़ा फास्ट पढ़ाइए प्लीज, केजीएस यूजर। बच्चे मैं आपके हिसाब से नहीं चल पाती, है ना, तो सुनते तो अपने बाप की नहीं है, हाय तो तुम कौन हो। तो देखो जरा, अगर मैं फास्ट पढ़ाऊंगी, है ना, तो उन्हें समझ नहीं आएगा जिन्हें स्लो समझ में आता है। अगर मैं बहुत ज्यादा स्लो पढ़ाऊंगी तो जो फास्ट पढ़ रहे हैं उन्हें समझ में नहीं आएगा। तो हमें बीच का रास्ता अपनाना पड़ता है, क्योंकि टीचर केवल एक बच्चे के हिसाब से क्लास नहीं लेता, ये आपको भी पता होगा, है ना। तो हमें क्या है भाई साहब, दोनों की चीजें समझनी पड़ेंगी। आओ यहाँ पे चलते हैं, चलो तो थोड़ा सा फास्ट रख लेते हैं, है ना। देखे जाए बराबर से क्या है, पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है। उसने कहा है पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक, तो उसने मेंशन किया है कि वैदिक काल में कौन सा,
वैदिक काल नहीं, वैदिक काल के अंदर पार्ट पूछ ले भाई, सिंपल सा। क्या क्या हो जाएगा? बहुत बढ़िया। 1500 से 1000 ईस्वी पूर्व, 1500 से 1000 ईस्वी पूर्व इसका आंसर हो जाएगा। आओ आगे चले, अगला क्वेश्चन देखें। उत्तर वैदिक संस्कृति का काल, उत्तर वैदिक यानी कि अब वैदिक काल के दूसरे हिस्से की बात हो रही है, यानी 1000 से 600 वाला, 1000 से 600 वाला। तो देखें 1000 से 600 ईस्वी पूर्व, यहां पर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखें। आर्य शब्द का अर्थ क्या है? आर्य शब्द का अर्थ होता है महान, श्रेष्ठ, ऊंचे कुल वाले लोग। ठीक है, महान, श्रेष्ठ, ऊंचे कुल वाले लोग। तो हम क्या कहेंगे? श्रेष्ठ या कुलीन। आर्य का क्या मतलब हो गया? श्रेष्ठ या कुलीन। आओ अगला क्वेश्चन देखें। प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो पढ़ लेते हैं कथन। वे संस्कृत बोलते थे, हाँ बिल्कुल सही है, ये वाली बात सही है। वे घुड़सवारी किया करते थे, अच्छा सही नहीं है, क्वेश्चन में नहीं वाला ढूंढना है। संस्कृत बोलते थे, सही बात है। घुड़सवारी करते थे, बिल्कुल सही बात है, घोड़ा का उपयोग करते थे। वे कई झुंडों में भारत में पहुंचे, बिल्कुल। समूह में रहा करते थे, जिसे कुल, फिर ग्राम, फिर विश्व, फिर जन कहा गया, ये वाली बात भी सही है। वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे, नहीं, क्योंकि यहाँ पे नगरीय सभ्यता नहीं, यहाँ ग्रामीण सभ्यता थी। ग्रामीण सभ्यता यानी कि ग्राम में निवास करते थे, शहरों में नहीं। तो यहाँ पर नगर की जगह अगर ग्राम होता तो सही आंसर होता, लेकिन यहाँ पर नगर है, इसीलिए ये वाला पॉइंट गलत हो जाएगा। इसका मतलब यह है कि कौन सा कथन सही नहीं है? डी वाला कथन जो है वह सही नहीं है। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन है ये हो जाएगा। अब आगे चले, अगला क्वेश्चन देखें। इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? तो जौ, गेहूं, चावल वे किया करते थे, लेकिन तंबाकू जैसी कोई फसल होती है इसके विषय में न कोई भी जानकारी नहीं थी। आओ अगला क्वेश्चन देखें। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है, वैदिक गणित जो है वह शुल्ब सूत्र का महत्वपूर्ण अंग है। कहां से आया है? शुल्ब सूत्र का। मैम थोड़ा आराम से पढ़ाइए, अभी तो देखो यार हम पूरा क्वेश्चन भी बोलते हैं, हम तो चारों ऑप्शन भी बोलते हैं। बताइए जी क्या किया जाए? तो शुल्ब सूत्र से बना है क्या? वैदिक गणित। चलो आगे चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए। किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? तो देखें जरा, जब वैदिक काल के दो भाग हुए, एक ऋग्वैदिक और एक उत्तर वैदिक। ऋग्वैदिक की जानकारी ऋग्वेद से मिली, जबकि उत्तर वैदिक काल में जो ऋग्वेद को छोड़ करके बाकी तीन बचे थे, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इनकी रचना की गई। इसका मतलब यह है कि जो प्राचीन वेद है उसकी जानकारी कहां से मिलती है? ऋग्वेद से। अगर पूछ ले सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, क्या जी प्राचीन वेद कौन सा है, तो आंसर क्या हो जाएगा? ऋग्वेद। और पूछे अगर सबसे नवीन वेद कौन सा है, नवीन मतलब कि नया, तो आंसर क्या हो जाएगा? अथर्ववेद हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अच्छा एक और चीज बताते हैं, यहां एक शब्द आता है जिसे बोलते हैं वेद त्रयी। अब हुआ क्या, जब ऋग्वेद लिख दिया गया, क्या आ गया? ऋग्वेद आ गया, फिर उसके बाद यजुर्वेद आ गया, ठीक है, फिर उसके बाद सामवेद आ गया। अब हुआ क्या, अभी अथर्ववेद आया नहीं है मार्केट में, तो लोगों ने क्या किया, इन तीनों के समूह को एक नाम दे दिया गया। ये जो तीनों हैं इनको एक साथ में क्या बोल दिया गया? वेद त्रयी बोल दिया गया। लेकिन जब वेद त्रयी नाम दे दिया गया, उसके बाद किसकी भैया खोज हो गई मार्केट में? अथर्ववेद की, अथर्ववेद की। अब देखो प्रश्न क्या पूछेगा कि वेद त्रयी का भाग कौन सा वेद नहीं है, या पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा वेद वेद त्रयी का भाग है। तो ये तीन जो है ये वेद त्रयी कहलाते हैं एक साथ मिलके। त्रयी का मतलब ही होता है तीन, ठीक है। अथर्ववेद बेचारा जो है वो अलग रह गया। क्या रह गया? ये अलग रह गया। चलो थोड़ा सा और बता देते इसके बारे में। ऋग्वेद के अंदर आयुर्वेद की जानकारी है, इसलिए इसके उपवेद को आयुर्वेद कहा जाता है। आयुर्वेद के साथ साथ इसमें बहुत सारी जानकारी दी गई है, जिसके थ्रू मतलब कि बहुत सारी प्रार्थना दी गई है कह सकते हैं। तो अगर पूछ ले के भगवान के लिए प्रार्थना किस में लिखी गई है, तो किस में लिखी गई है? ऋग्वेद में लिखी गई है। ऋग्वेद के अंदर 10 मंडल होते हैं।
इसमें 10 मंडल 10 28 सूक्त हैं और 10,000 से ज्यादा इसके अंदर मंत्र हैं। हमें याद रखना है तीसरा, 9वां और 10वां मंडल। तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र है जो विश्वामित्र द्वारा दृष्ट किया गया है। इसके बाद 9वें मंडल में सौम मिल जाता है, 10वें मंडल में पुरुष सूक्त मिल जाते हैं। तो कुछ मंडल के हमें नाम भी याद रखने हैं। यजुर्वेद, यजुर्वेद में देखो या आ रहा है, यहां से यजुर, यहां से यज्ञ। तो जो यज्ञ करने की विधि है कि कोई भी यज्ञ किस तरीके से किया जाएगा, ये सारी जानकारी कहां मिलेगी? ये सारी जानकारी यजुर्वेद में मिलेगी। अथर्ववेद की बात करें तो जादू टोना वशीकरण ये सारी चीजें जो है अथर्ववेद में दी गई हैं। सामवेद की बात करें तो किसी भी मंत्र को कैसे गाया जाएगा ये सामवेद में लिखा हुआ है। जैसे आपने एक स्त्रोत सुना होगा, स्टॉर्म इसको बोलते हैं इंग्लिश में, तांडव स्टॉर्म, डमट डमट डमक, है ना। तो यहाँ पे जो मंत्र लिखा है उसे आप पढ़ोगे भी ना तो भी वो गाता हुआ ही निकलेगा। इस तरीके से मंत्र लिखे गए हैं कि अगर आप पढ़ भी रहे हो तो भी संगीत जैसा ही निकलेगा। ये कहाँ लिखे गए? ये सामवेद में लिखे गए। अब जो यजुर्वेद भाई साहब है ना, इसमें 2 पार्ट और होते हैं। एक होता है शुक्ल पक्ष, एक होता है कृष्ण पक्ष। ऐसे ही यहां बना शुक्ल यजुर, शुक्ल यजुर। अब ये क्यों बता रहे हैं वे बताते हैं। तो शुक्ल यजुर्वेद इसको बोलते हैं, शुक्ल यजुर याद कर लो। और एक होता है कृष्ण यजुर, ठीक है, यानी कि कृष्ण यजुर वेद। अब देखे जरा, ये शुक्ल यजुर्वेद है, कृष्ण यजुर्वेद है, ये मैं क्यों बता रही हूं? क्योंकि एक बार प्रश्न ये आया था कि ऋग्वेद के अलावा गायत्री मंत्र की जानकारी कहां दी गई है। तो सब हमेशा पढ़ के आए कि ऋग्वेद में गायत्री मंत्र है, ठीक है। तीसरे मंडल का ये 7वां सूक्त है और 10वां मंत्र है, ये भी बता देते हैं आपको, यहां बता देते हैं। अगर हम गायत्री मंत्र की बात करें, यहां से भी क्या बनता है? प्रश्न बनता है। तो गायत्री मंत्र तीसरा मंडल लगता है, तीसरे मंडल के अंदर 7वां सूक्त है। कौन सा भाई साहब? 7वां सूक्त। और 7वें सूक्त के अंदर 10वां मंत्र है जो विश्वामित्र द्वारा कहा गया, इसको कहते हैं गायत्री मंत्र। और गायत्री मंत्र की जानकारी शुक्ल यजुर और कृष्ण यजुर के भीतर भी दी गई है। अभी याद रखोगे, अभी गड़बड़ मत करना, ठीक है। अभी गड़बड़ नहीं करोगे। अब याद रखना कि गायत्री मंत्र ऋग्वेद के अलावा यजुर्वेद के अंदर भी है, ठीक है। आओ आगे चलते हैं। अच्छा, जो ये कमेंट कर रहा है कि सभी बताओ कहां से हो, तो भैया यहाँ पे आपकी क्या है? मीटिंग नहीं चल रही है ना। और वो कह रहे गौरव भैया प्रणाम, गमचमचा और डाल लो और छैनी खैनी खा के बताओ भैया कि हम मिर्जापुर से हैं, ठीक है जी। चल, क्षोभ मंडल कहां से आता? भैया वो ज्योग्राफी का है, क्षोभ मंडल, ठीक है, वो ज्योग्राफी का पार्ट है। आओ जी आगे चले, है ना। नेता बन जाना है तुम लोग को। अगला क्वेश्चन देखें फटाफट से। कहां से आए हो? अपनी हाजिरी लगाओ, बताओ। तुम यहाँ दोस्ती करने आए हो? बताओ भैया कि यहाँ पर युवा सम्मेलन हो रहा है, युवा युवती सम्मेलन हो रहा है, सब अपना अपना परिचय देंगे। और ढक्कन से लोग हैं, वो दे भी रहे हैं, बता भी रहे हैं, हम बागी बलिया से हैं, हम यहाँ से हैं, हम वहां से हैं। वो देखो कह रहा है कविता जी बनारस से कहाँ हो, एड्रेस ले लो, उसके घर चले जाओ, नंबर दे दो पापा का, बात कर लेंगे, ये आगे चर्चा कर लेंगे कि क्या कैसा करना है ना जी। अरे तुम लोग बड़े हो जाओ, पेपर निकालने के लिए बैठे हो, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करनी है, लेकिन हरकतें तुम्हारी बिल्कुल गली में जो छुटवैये लोग नहीं होते, और भाई पनवाड़ी वाले एक पान लगा दो, ऐसा है। मैच्योर हो जाओ, ठीक है। बनारस से हो चाहे लंदन से हो, पढ़ लो चुपचाप से। देखो, निम्नलिखित में से उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम कौन सा है? हमें बताना है कि इसमें से कौन सा क्रम सही है, कि सबसे पहले वेद लिखे गए, कि सबसे पहले ब्राह्मण लिखे गए, कि सबसे पहले उपनिषद लिखे गए, क्या लिखा गया? बताओ, जल्दी बताओ, क्या लिखा गया? तो वेद सबसे पहले आए, ये वाली बात तो है। तो वेद तो यार 3 ऑप्शन में है, अब ये बड़ा कंफ्यूजन है, तो ये वाला तो उड़ गया, लेकिन बाकी में तो है। वेद के बाद वेदों को समझने के लिए ब्राह्मण बनाए गए, ठीक है, ग्रंथ होते हैं। तो ब्राह्मण देखो दूसरे नंबर पे कहाँ है, तो वेद के बाद ब्राह्मण कहीं भी नहीं है दूसरे नंबर पे, केवल इसको छोड़ के। तो वेद के बाद ब्राह्मण, और ब्राह्मण के बाद आरण्यक बने। कहते हैं जंगल में इनको लिखा गया, इसलिए अरणायक इसको बोला गया।
या आरण्यक। उसके बाद है उपनिषद। उपनिषद भी वेद का बहुत संक्षिप्त रूप है, ताकि कोई भी टीचर अपने स्टूडेंट्स को समझा सके कि वेदों के अंदर क्या लिखा गया है। तो ये मान लो टीचर ने अपने नोट्स बनाए और बच्चों को दे दिए, इसलिए इसको उपनिषद कहा गया। उपनिषद का मतलब ही होता है नजदीक बैठ करके, गुरु के नजदीक बैठ करके ज्ञान प्राप्त करना। ठीक है, तो ए इसका करेक्ट आंसर है। आओ अगला देखें जरा, वेदों की संख्या कितनी है? तो भाई साहब बड़ा कठिन क्वेश्चन पूछ लिया। वेदों की संख्या 4 है। ठीक है, उपवेदों की संख्या भी कितनी है? 4 है। आओ अगला क्वेश्चन देखें, कौन से 3 वेद संयुक्त रूप से त्रयी या वेद त्रयी कहलाते हैं? तो हमने कहा अथर्ववेद को छोड़ दो। किसको छोड़ दो? अथर्ववेद को छोड़ दो। तो देखो इसमें भी अथर्ववेद है, इसमें भी है, इसमें भी, लेकिन इसमें नहीं है। तो ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, ये 3 मिलकर के क्या कहलाते हैं? वेद त्रयी कहलाते हैं। अच्छा, जो आंसर कर रहा है, ठीक है, वो क्वेश्चन नंबर डाले। क्या कर रहा है? जो आंसर कर रहा है वो क्या करे? क्वेश्चन नंबर जरूर डाले, ताकि हमें ये पता चले कि किस क्वेश्चन का आंसर क्या है। ठीक है, चल आगे देखें अगला क्वेश्चन। भारत के राज चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? तो मुंडक उपनिषद से लिया गया है, जिसे मुंडकोप उपनिषद भी कहते हैं। ठीक है, तो मुंडक उपनिषद से सत्यमेव जयते लिया गया है। सत्य ही हमेशा जीतता है। अब अगला क्वेश्चन देखें, ऋग्वेद आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? जो ऋग्वैदिक काल के आर्य थे वह मुख्य व्यवसाय क्या किया करते थे? अब इसका आंसर आप दो, क्योंकि ये मैंने आपको शुरुआती टाइम पर ही सिखाया है। बताओ जरा 12वें का आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर डाल के आंसर करना। 12वें का आंसर क्या होगा? क्वेश्चन है यहां पर, पूछ रहा है ऋग्वैदिक आर्यों का, तो 12वें का बी होगा। बहुत बढ़िया, अभी बात समझ लिया आपने। 12वें का बी, क्योंकि यहाँ एक शब्द है, देखो अभी भी क्या है, कुछ लोग गलत कर रहे हैं, ऋग्वैदिक लिखा है, तो ऋग्वेद होने की वजह से आंसर क्या होगा? पशुपालन। उत्तर लिखा होता तो कृषि हो जाता, वैदिक लिखा होता तो ए और बी दोनों हो जाता। हाँ, अभी देखो अभी गड़बड़ी नहीं की है ना। आओ अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहते हैं? तो सामवेद को भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है, और सामवेद पढ़ने वाले को उद्गाता कहते हैं। क्या कहते हैं? उद्गाता कहते हैं। यजुर्वेद पढ़ने वाले को अध्वर्यु कहते हैं। क्या कहते हैं? अध्वर्यु कहा जाता है। अध्वर्यु कहा जाता है। ऋग्वेद पढ़ने वाले को क्या कहा जाता है? होत्री कहा जाता है। क्या कहते हैं? होत्री कहा जाता है। इसमें एक नहीं है अभी, क्या अथर्ववेद, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, बेचारे को क्यों छोड़े। अथर्ववेद की बात करें कि अथर्ववेद के पढ़ने वाले को क्या कहते हैं? तो ब्रह्म कहते हैं, या उसको ब्रह्मा कहते हैं। ठीक है, ब्रह्म कहते हैं या कहते हैं ब्रह्मा। ठीक है, अब आगे चले और अगला क्वेश्चन देखें। कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ किसको कहा जाता है? तो श्रीमद् भगवत गीता को कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ माना जाता है। जो भी कृष्ण भक्त होंगे वो भगवत गीता जरूर पढ़ते होंगे। तो यहाँ पर देखो बी ऑप्शन में दिया हुआ है श्रीमद् भगवत गीता। ठीक है जी, आगे चले। नीलम जी, आयुर्वेद कब आया मैम? इसका क्या होता है? आयुर्वेद जो है वह ऋग्वेद का उपवेद है। किसका? ऋग्वेद का। तो पहले टाइम पर ब्राह्मणों ने एक कथा सी सुना दी सबको कि जो वेद है वह केवल ब्राह्मण वर्ग के लोग पढ़ेंगे। ऐसा नहीं है, जो पढ़ सकता है वो ब्राह्मण कहलाता था, बात खत्म। जो पढ़ रहा है, जो ज्ञान देता है, जो ज्ञान लेता है, वह ब्राह्मण के वर्ण में आएगा। वर्ण कोई जाति व्यवस्था नहीं थी, वर्ण एक पोस्ट कह सकते हैं, वो हुआ करती थी। अब लेकिन होता क्या था कि उन्होंने कहा नहीं तुम वेद नहीं पढ़ोगे, तो अब लेकिन वेदों की इंफॉर्मेशन लोगों तक पहुंचनी चाहिए। तो वेदों के फिर क्या बना दिए गए? उपवेद बना दिए गए। यानी वेदों में जो जानकारी है उसका कंक्लूजन निकाल करके कहाँ लिखा गया? उपवेदों में लिखा गया। ठीक है, आओ आगे चले, अगला क्वेश्चन देखें। ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या था? तो ऋग्वेद के टाइम पर, यानी कि ऋग्वेदिक काल में जो गाय है उसे गोधन कहा गया है। तो गाय जो है वह संपत्ति की इकाई मानी गई है। संपत्ति की इकाई के चक्कर में तो दशराग्य युद्ध होता है, जिसे गविष्ठ युद्ध कहा जाता है। गोविष्ठ नहीं, गविष्ठ युद्ध गायों के लिए किया गया
युद्ध, क्योंकि गाय उस समय क्या होती थी, जिसके पास जितनी ज्यादा गाय है वो उतना ज्यादा अमीर माना जाता था। ठीक है, आगे चले, आओ अगला क्वेश्चन देखें। ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? तो ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त दिया गया है। पुरुष सूक्त जो है वह बाद में जोड़ा गया है, यानी कि नवीन है। ठीक है, तो 10वें मंडल में पुरुष सूक्त है और पुरुष सूक्त के अंदर दिया गया है क्या? वर्ण व्यवस्था। क्या दी गई है? वर्ण व्यवस्था दी गई है, वर्ण व्यवस्था। ठीक है, जिसमें 4 वर्ण दर्शाए गए हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये उनकी पोस्ट हुआ करती थी। ये वर्ण व्यवस्था भगवत गीता में भी दी गई है। उसमें कहा गया है चातुर्वर्णम मया सृष्टम गुण कर्म विभाग सा, यानी कि कर्म के आधार पर और गुण के आधार पर आपको 4 वर्णों में बांट सकते हैं, यानी 4 आपको पोस्ट दी जा सकती है। ऐसी ही जानकारी पुरुष सूक्त में भी मिलती है, लेकिन उत्तर वैदिक काल में जाते जाते बहुत सारे इसमें मिथ्स ऐड हो जाते हैं और यह कर्म के आधार पर ना होकर के जन्म के आधार पर हो जाती है। ठीक है, आओ आगे चले और अगला क्वेश्चन देखें। किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग किया गया है? तो पुरंदर शब्द जो है वह इंद्र के लिए उपयोग किया गया है। ठीक है, ऋग्वेद में अगर बोले टॉप पर रखा किसे गया है तो इंद्र को ही रखा गया है। इसके बाद आते हैं उत्तर वैदिक काल में, तो वहां पर किसको ऊपर रखा गया है? तो वहां ऊपर आ जाते हैं पशुपति जी। ठीक है, आओ अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? तो ऋग्वेद के 9वें मंडल में पूरी तरीके से जो बोलते हैं ना प्रार्थना याचनाएं लिखी गई हैं, किसके लिए लिखी गई है? सोमदेव के लिए लिखी गई है। तो 18 का आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, है ना। 17 का भी सही आंसर किया है, हर्ष ने भी सही आंसर किया है। चले, अंशु यादव कह रहे हैं खान सर कहाँ है? अभी बुलाते हैं, रुको फोन लगाते हैं, है ना। मैम आप गीता पढ़े हो? बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। जब मैं 12th क्लास में थी ना तो हमारे घर में 4 वेद थे, जिसमें अथर्ववेद छोड़ के हमने दादाजी के साथ सारे पढ़े हैं। रामायण आज भी डेली पढ़ते हैं। ऑफिस आने से पहले हमारा रूटीन है कि 2 से 4 पेज जितनी क्षमता, अगर हमें टाइम ज्यादा है तो 4 पेज से ज्यादा भी चला जाता है, हमारे पास टाइम कम है तो 2 पेज तो मिनिमम है कि ये तो पढ़ना ही है, ये आपका रूटीन होना चाहिए। रामायण आपको धर्म सिखाए ना सिखाए, रामायण आपको जीवन कैसे जीना चाहिए ये सिखाती है। कभी रामायण ईमानदारी से पढ़ो तो स्टार्टिंग के 8 और 10 पेज ऐसे हैं जो आपको बताते हैं कि ऑलवेज सामने वाले के लिए ग्रेटफुल रहे, क्या आपने जो किया हमारे लाइफ में उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, ये सिखाती हैं। इसलिए कहते हैं कि डिपेंड करता है कि आप कैसे माहौल से बिलोंग करते हैं। मेरे भाई ने 3 बार भगवत गीता पढ़ ली मेरे कहने पे ही, और पढ़ने के बाद उसने बोला कि हाँ कुछ चेंजेस फील करता हूं। तो किसी भी चीज को धर्म के हिसाब से मत पढ़ो। ये मान लो कि एक किताब है, हमें कोई इंफॉर्मेशन दे रही है। मान लो कि कृष्ण कोई एक राजा था, भगवान नहीं मानते मत मानो, मान लो कोई एक राजा था, उसकी हम कोई मोटिवेशनल किताब पढ़ रहे हैं, तो ये आपको सिखाती है कि हम इंसान कैसे बने रहे, है ना। तो ये चीजें अभी से नहीं है, हम बहुत ऐसी फैमिली से बिलोंग करते हैं जो बहुत आध्यात्मिक है, तो शायद इसलिए हमने चीजें शुरू से पढ़ी हुई हैं, है ना। इसलिए हम्बलनेस ज्यादा आपको देखने को मिलेगी। तो आप भी ऐसा करें कि सामने वाले के लिए हमेशा क्या रहे, हम्बल रहे, है ना। आओ आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध 10 राज या इसे 10 राग युद्ध कहते हैं। ठीक है, हिंदी का पढ़ाया जाएगा, हिंदी का पढ़ाया जाएगा, जो ये पूछ रहे हैं बार बार। ठीक है, जो बार बार पूछ रहे हैं कि हिंदी का पढ़ाया जाएगा, तो जब हिंदी पढ़ाया जाएगा तब हिंदी पढ़ाया जाएगा, ये हमारा जवाब है। आप जीएस में बैठे हैं तो जीएस का क्लास लीजिए, है ना। मैथ में बैठे हैं तो मैथ का क्लास लीजिए। जब हमारी क्लास खत्म हो जाएगी उसके बाद आपकी हिंदी की क्लास शुरू होगी, है ना। आओ आगे देखें जरा। तो प्रसिद्ध 10 राग युद्ध, 10 राग युद्ध की बात करें तो यह रावी नदी के किनारे, यानी कि रावी को प्राचीन समय में परुषणी कहा जाता था। यह सुदास और 10 जन के बीच में हुआ था। किस किस के बीच में? एक सुदास महाराज जी थे, है ना, सुदास और 10 जन के बीच ये युद्ध हुआ। किस नदी पर? रावी नदी पर। रावी को अभी क्या कहते हैं, अभी कह रहे सॉरी, प्राचीन समय में क्या कहते थे? परुषणी कहते थे। ये सुदास और 10 जन के बीच में ये युद्ध हुआ, उसे 10 राग के युद्ध भी कहते हैं, और गायों के लिए लड़ा गया था, इसलिए इसे गविष्ठ युद्ध भी कहा जाता है। ठीक है, आगे चले।
आओ अगला क्वेश्चन देखें। गायत्री मंत्र देवी सावित्री को संबोधित करता है, किस पुस्तक में मिलता है? तो गायत्री मंत्र अभी बताया था तीसरे मंडल में मिलता है, 7वां सूक्त है और 10वें नंबर का मंत्र है ये। और किस में है ये? ऋग्वेद के अंदर है। ठीक है, प्रमुख रूप से ऋग्वेद में लिखा गया। ऋग्वेद की बहुत सारी चीजें कॉपी कर दी गई आगे वाले वेद में। ठीक है, आगे चले। विनर कौन था? सुदास, सुदास जीता था। ठीक है, आओ अगला क्वेश्चन देखें। प्राचीन भारत में निष्क से जाने जाते थे, यानी कि प्राचीन भारत में जो निष्क होता था वो किसके लिए यूज करते थे? बताओ जरा। क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर दें। देखिए कौन इसका आंसर करेगा। इक्कीस का आंसर करो भाई। देखें निष्क जो है वह क्या होता था? तो सुने, निष्क एक गले का हार होता था जिसे हमेल बोला जाता है। ठीक है, जिससे मान लो ये कोई एक बंदी है, बहुत मुस्कुरा रही है, ये इसकी गर्दन है। ठीक है, अब गर्दन में आप देखोगे कि इस तरीके से गोल गोल सिक्के हुआ करते थे जिनका हार बनाया जाता था। इसको हमेल बोला जाता है बुंदेलखंड साइड में, बाकी में पता नहीं, हो सकता है आपके यहाँ कुछ बोला जाता हो। और आपके अगर दादी परदादी या नानी हो, ठीक है, उनके पास ये देखा होगा। मैंने तो अपनी परनानी भी देखी हुई है, तो उनके पास ये हमेल थी। अब जब उत्तर वैदिक काल आया तो इस हमेल को तोड़ दिया गया, यानी कि अब इसको गहने से हटा करके इसको क्या बनाया गया? सिक्का बनाया गया। ठीक है, तो इसको क्या कहते थे? निष्क कहा जाता था। ये जो हार है ये क्या होता था? निष्क। इसका मतलब यह है कि अगर सोने के सिक्के होते तो भी आंसर सही होता, लेकिन यहाँ पर सोने के सिक्के ऑप्शन में है ही नहीं, यहाँ पर है स्वर्ण आभूषण। तो स्वर्ण आभूषण करेक्ट है, लेकिन सोचो ऑप्शन में स्वर्ण आभूषण और स्वर्ण सिक्के दोनों होते तो ए और बी का ऑप्शन जरूर आता। ठीक है, ये छोटी छोटी चीजें, इन पे क्या करें? थोड़ा सा ध्यान दें। चलें जी आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, जरा ये कमेंट नीचे कीजिए, देखिए किसने आंसर किया है। ठीक है, आगे चले। तो यहां पर क्या है भाई साहब? इन नानी जी को हटा देते हैं और आंसर अपना है स्वर्ण आभूषण। अगर स्वर्ण आभूषण ऑप्शन में नहीं होगा तो क्या हो जाएंगे? निष्क ही आगे जाकर के क्या बने? स्वर्ण सिक्के। ठीक है, तो इन दोनों में से कोई एक शब्द आपको ऑप्शन में मिल जाएगा। आगे चले, देखो अगला क्वेश्चन देखें। योग दर्शन के प्रतिपादक कौन है? तो अरे यार ये तो कोई भी बता देगा, बताओ जरा, बताओ जल्दी। योग पतंजलि का ऐड कितना आता है ना? देखो जरा, पतंजलि का ऐड कितना आता है? योगा करते ना उसमें। आओ अगला क्वेश्चन देखें। कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली कौन सी थी? पूर्व मीमांसा, सांख्य दर्शन या न्याय दर्शन या उत्तर मीमांसा? तो महर्षि के पुत्र रहे कपिल मुनि। कपिल मुनि ने लिखा सांख्य दर्शन और इसी सांख्य दर्शन को पढ़ा आगे जाकर के गौतम बुद्ध ने। ठीक है, तो सांख्य दर्शन यहां पर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। आओ अगला क्वेश्चन देखते हैं। आंसर भी बहुत बढ़िया। 24 का देखें, किस वेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन दिया गया है? तो ये तो अपन पढ़ के आए अभी कि जादू माया वाली बातें कहाँ दी गई है? अथर्ववेद में दी गई हैं। ठीक है, अथर्ववेद में दी गई है। तो आंसर क्या हो जाएगा? 24 का आंसर हो जाएगा डी। अगला देखें, ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? तो ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं। ठीक है, कितने? 10 मंडल। आपको बता दें ऋग्वेद के अंदर 11 मंडल है, लेकिन 11वें मंडल को कंप्लीट काउंट नहीं किया जाता, तो 10 मंडल है। आओ अगला क्वेश्चन देखें। कौन सा वेद अंशतः गद्य रूप में भी रचित है? तो बाकी जितने भी हैं वो पद में बोले गए हैं, यानी कि श्लोक टाइप में बोले गए हैं, लेकिन यजुर्वेद ऐसा है जो गद्य और पद दोनों में ही है। तो यजुर्वेद क्या है? गद्य और पद दोनों में ही दिया गया है। तो 26 का आंसर क्या हो जाएगा? 26 का आंसर
बी हो जाएगा। अगला देखें, सभा और समिति प्रजापति की दो पुत्रियां थीं का उल्लेख किस वेद में मिलता है? तो सभा और समिति, जैसे कि अपने यहाँ राज्यसभा लोकसभा नहीं होती है, तो राज्यसभा लोकसभा की तरह ही मान लो, जो सभा और समिति होती थी इनके मुखिया होते थे ईशान। तो राजा के अंडर में दोनों सभाएं चला करती थी, राजा को सपोर्ट करती थी, राजा के डिसीजन मेकिंग के लिए हेल्प करती थी कि कौन सा डिसीजन लेना चाहिए। इसकी जानकारी कहाँ मिलती है? तो अगर हम 27 की बात करें तो अथर्ववेद में बताया गया है कि सभा और समिति जो है वे राजा की दो बेटियों के समान है। ठीक है, तो देखे जरा, अथर्ववेद इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 27 का बी नहीं है, 27 का डी आंसर होगा। अब देखो 27 का कई लोग गलत आंसर कर रहे हैं, कोई बोल रहा है ए, कोई बोल रहा है बी। अथर्ववेद यहाँ पर करेक्ट आंसर है। काफी लोगों ने डी भी किया है, जैसे पूजा सिंह का गलत है, रोमा का गलत है, केजी का सही है। कौन है ये? जियाउद्दीन, तुम्हारा सही है बेटा। नीलम जी आपका गलत है। आओ अगला देखिए जरा, गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई? ऋग्वैदिक काल में, उत्तरवैदिक काल में, महाकाव्य काल में, सूत्र काल में? बताओ जरा। कौन है? अनीता राज। मैम मेरे क्वेश्चन बता दो। पूछो बेटा, बता देंगे। जिसके भी मैं कमेंट देख लेती हूँ आंसर कर देती हूँ, नहीं पता होगा पता करके बताएंगे। बताए जरा क्या आंसर होगा? गोत्र व्यवस्था जो है, आपका भी कोई गोत्र होगा, ठीक है, आपके परिवार में आप पूछना, अगर आप हिंदू धर्म से हैं तो डेफिनेटली होगा। तो गोत्र व्यवस्था जो है ये शुरू हुई थी उत्तरवैदिक काल में। जो गाय पालने वाले लोग होते थे उनको एक ग्रुप दिया गया, जैसे ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप डी। ये इसलिए था कि एक ही जीन्स के लोग सेम जीन्स में शादी ना कर ले। बायोलॉजिकली ये क्या होता है? डिसेबिलिटी क्रिएट कर देता है बच्चों के अंदर। तो एक ही जीन्स में शादी ना हो जाए, इसलिए गोत्र व्यवस्था चलाई गई। तो कब चलाई गई है? उत्तर वैदिक काल में। उत्तर वैदिक काल में गोत्र व्यवस्था शुरू हुई। आओ अगला क्वेश्चन देखें, अनुलोम विवाह का अर्थ क्या होता है? तो उत्तर वैदिक काल जब आया तो दो विवाह बड़े प्रचलन में आए, जिसे अनुलोम और प्रतिलोम कहा जाता है। तो पहले अनुलोम देख लेते हैं, उसका उल्टा जस्ट प्रतिलोम होता है। तो अनुलोम के लिए पहले अपन ऑप्शन देखते हैं। उच्च वर्ण का पुरुष और निम्न वर्ण की नारी अगर उसका विवाह हो जाए तो उसे अनुलोम कहेंगे। जैसे लड़का थोड़ा ज्यादा कमाता हो, लड़की थोड़ी कम कमाती हो, है ना। मैम आपका गोत्र क्या है? तो बिल्कुल जब आप हमारे घर आएंगे पिताजी का नंबर दे देते, आराम से बैठ बैठ के बात करना, है ना, पूछना उनसे क्या गोत्र है क्या नहीं है। आओ, निम्न वर्ण पुरुष का और उच्च वर्ण नारी का, ये होता है क्या? उच्च वर्ण पुरुष का और उच्च वर्ण की ही नारी है, निम्न वर्ण का पुरुष है और निम्न वर्ण की ही नारी है। तो आपको बता दें, अनुलोम का मतलब होता है कि लड़का जो है वह उच्च वर्ण का है, ठीक है, यानी कि मान सकते हैं वो ब्राह्मण है, उसके बाद वर्ण व्यवस्था चल रही छत्री की, लड़की छत्री है, तो उनका विवाह हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वो क्या कहलाएगा? अनुलोम कहलाएगा। तो उच्च वर्ण का पुरुष और निम्न वर्ण की नारी का जब विवाह होता है अनुलोम कहलाता है। इसका उल्टा हो जाए कि नारी उच्च वर्ण की हो और पुरुष निम्न वर्ण का हो तो उसे प्रतिलोम कहा जाएगा, ठीक है। इसका जब उल्टा हो जाए तो क्या हो जाएगा? प्रतिलोम होगा, ठीक है आयुष जी। आओ अगला देखें, आदि काव्य की संज्ञा किससे दी गई है? बताएं जरा। मैम आपका बीएफ है, लठ पड़ेगा ऐसा पिताजी का कि बीएफ होगा भी ना तो ब्रेकअप हो जाएगा हमारा, क्योंकि हम तुम्हारे जनरेशन के लोग नहीं है ना, हम 90s के जमाने वाले हैं। तुम्हारे पिताजी का डायलॉग रहता था, शिकायत मिली ना तो मुंडी काट दी जाएगी। आपके पिताजी ऐसा ना बोलते होंगे, इसलिए आप में इतनी हिम्मत आ गई कि आप ये प्रश्न पूछ पा रहे हैं कि मैम आपका बीएफ है। जीवन में बीएफ, शादी, इनसे भी बहुत ऊंची चीजें हैं, है ना, जिनके विषय में हम सोच सकते हैं। सोशल सर्विस करो, ये भी तो एक बहुत अच्छा काम है कि बीएफ बनाने ही बहुत अच्छा काम होता है। पेड़ पौधे लगाओ, बताओ अपने जीवन में कितने पेड़ लगा दिए आपने? मैं हर संडे को 2 पेड़ लगा करके आती हूँ और उन्हें डेली देखने जाती हूँ कि वो सूख तो नहीं गए हैं। तो जीवन में ये भी काम है, आप ये भी कर सकते हैं। कहीं कचरा डला मिले तो आप उसे साफ भी कर सकते हैं, क्योंकि संपत्ति जो है देश की वो आपकी है। तो ऐसे काम भी किए जा सकते हैं ना, कि नहीं हम शादी ही करेंगे, वही करना है। देखो जरा, तुम अपनी बहन से ये प्रश्न पूछा है कभी कि तुम्हारा बीएफ है? बताओ।
बड़ी बहन से पूछ रहा हूँ ये वाली बात है। इधर आओ। अगर बात करें महाभारत तो इसे कहा जाता है महाकाव्य। क्या कहते हैं इसे? महाकाव्य। और अगर बात करें रामायण की तो इसे कहा जाता है आदि काव्य। क्या कहा जाता है? आदि काव्य। उसने आदि काव्य ही पूछा है तो हमारे क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। आगे चले, अगला क्वेश्चन देखें। आओ अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है? ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी सरस्वती को माना गया है। किसको? सरस्वती को माना गया है। तो आंसर क्या है? सरस्वती। ठीक है, क्या है? सरस्वती। क्लियर? तो चाहे वैदिक काल आ जाए, ऋग्वैदिक आ जाए, आंसर क्या होगा? सरस्वती होगा। देखो आप लोग क्या है, हमारे लिए एकदम छोटे भाई बहन है। जैसे आयु से एक मैसेज कमेंट बार बार किए जा रहा है, बिल्कुल जैसे हमारे घर में छोटे भाई बहन है ना, ऐसे ही हो तुम लोग। मैं कभी नहीं सोचती स्टूडेंट की तरह, मैं हमेशा खुद को आपकी बहन की तरह ही ट्रीट करती हूँ। तो आप जो भी सवाल अपने बहन से पूछने में एकदम कंफर्ट फील करते हैं ना, आप हमसे भी पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, है ना। आओ आगे चले और अगला क्वेश्चन देखें। वैदिक समाज की आधारभूत इकाई क्या थी? तो आधारभूत इकाई परिवार होता है। परिवार को क्या बोलते हैं? कुल। ठीक है, तो परिवार को क्या बोलते हैं? कुल। और कुल का जो मुखिया होता था, तो हम मुखिया भी बता देते हैं यहाँ फटाफट से। कुल का जो मुखिया होता था उसको कुलप कहते थे, कुलप। ठीक है, फिर आता था ग्राम। तो जब कुल इकट्ठा हो, जैसे परिवार वाले इकट्ठे हुए तो उन्होंने एक मोहल्ला बना दिया, मोहल्ले वाले इकट्ठे हुए तो कॉलोनी बन गए। ठीक है, कॉलोनी जब बनी तो एक तहसील बन गई, गांव बन गई, ऐसी चीजें बनती है ना। देखे जरा इसका प्रश्न क्या है बच्चे का, जरा देखना ऋग्वेद में सबसे ज्यादा क्या है? ऋक, आ जाओ। देखे जरा, कुल या कुटुंब, इसको क्या कहते हैं? कुलप कहा जाता है। अब बात करते हैं ग्राम, तो ग्राम में क्या आ जाएगा? ग्रामणी आ जाएगा। ग्रामणी या ग्रामणी इसको बोला जाता है। फिर अगर ग्राम मिल जाए तो विश्व बन जाता था, इसको क्या कहते हैं? विश्वपति कहा जाता है, इसका जो भी मुखिया होगा। और जन का जो मुखिया होगा वो क्या कहलाएगा? राजन कहलाएगा। और यही जन आगे जाकर के जब मगध आएगा तो क्या बनेंगे? महाजनपद। यानी कि जन से बनेगा जनपद। उत्तर वैदिक काल जाते जाते जनपद आएगा और मगध जाते जाते क्या बन जाएगा? महाजनपद बन जाएगा। क्या बन जाएगा? ये महाजनपद बन जाएगा। तो वैदिक समाज की आधारभूत इकाई क्या हुआ करती थी? मैं दूसरे कलर से टिक कर दूं, कुल हुआ करती थी। क्या होती थी? कुल हुआ करती थी। ठीक है, आगे चले। आओ अगला क्वेश्चन देखते हैं। पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखतः था। तो भैया क्या करते थे जो वैदिक लोग थे, वैदिक काल के लोग थे, ऋग्वैदिक काल के, पूर्व वैदिक लिखा हुआ ना यहाँ पे, पूर्व वैदिक यानी कि ऋग्वैदिक काल की बात हो रही है। तो ऋग्वैदिक काल में लोग क्या किया करते थे बताएं जरा। मैम वेद किसने लिखा था? मैम रावी नदी कहां से निकलती है प्लीज बता दीजिएगा। एक काम करो तुम ज्योग्राफी पॉलिटी सारा पूछ लो यहाँ पे, है ना। चले, रावी नदी कहां से निकलती है? रोहतांग दर्रा सुना है आपने? रोहतांग दर्रा वहीं से निकलती है। ठीक है, रोहतांग पास जिसको कहा जाता है, हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। उसी के नीचे सूरजकुंड से ब्यास नदी निकलती है। वहीं आप देखो चंद्रभागा दो धाराओं से मिलकर के चिनाब बन जाती है। शेषनाग झील से झेलम निकलती है और राकसताल से सतलज निकलती है। ये सभी जाकर के चिनाब में मिलती हैं और चिनाब जाकर के मिथानकोट पे सिंधु से मिल जाती है। लेकिन हम ज्योग्राफी पढ़ा रहे होते तो अवश्य इसको और डिटेल में बताते। यहाँ आए देखे जरा, पूर्व वैदिक काल के लोग जो थे वो क्या करते थे? मूर्ति पूजा और यज्ञ करते थे, है प्रकृति की पूजा और यज्ञ करते थे, कि भक्ति करते थे। प्रकृति की पूजा और भक्ति क्या करते थे? तो भक्ति ऐसे नहीं था, यज्ञ प्रधान था। वहां हर कार्य के लिए क्या करते थे? क्या करते थे? यज्ञ किया करते थे। तो प्रकृति की पूजा करते थे और यज्ञ किया करते थे। ये इनके प्रमुख पूजा के लिए कार्य माने जाते थे, प्रकृति की पूजा और यज्ञ। आओ अगला क्वेश्चन देखें। किस वेद में सभा को नरिष्ट अर्थात सामूहिक वाद विवाद या अनुउल्लंघनीय कहा गया है? मतलब जिसका कोई उल्लंघन नहीं करेगा, जो वाद विवाद निपटाएगा, ये सारे उसके काम है। तो किसको कहा गया है बताओ जरा। बताएं 34 का आंसर क्या लगता है?
मैम ऋग्वैदिक काल का समय क्या है? तो जो बच्चे ये पूछ रहे हैं क्लास शुरू से देखा करो, है ना, फिर मन करता है कि तुम्हें सच में कूद डाले। क्लास मैंने शुरू की है ना, तो स्टार्टिंग में सारी बातें बताई हमने आपको। चले तो देखे जरा, अगर नरिष्ठ की बात करें तो अथर्ववेद में नरिष्ठ की परिभाषा मिलती है, बताया गया है, जैसे मैंने अभी बताया था कि ऋग्वेद में कह रहे सॉरी, राजा की जो दो पुत्रियां हैं, ठीक है, सभा और समिति कहाँ है? अथर्ववेद में दिया गया है, वही बताया गया है नरिष्ठ वर्ड के बारे में। ठीक है, आगे चले, आओ अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन देखिए जरा, क्या है? ऋतु यानी कि प्राकृतिक संतुलन स्थापित करने के कारण किस वैदिक देवता को क्या है? ऋतस्य गोप कहा गया है। वाह, बहुत बढ़िया। बताओ कौन से देवता हैं जिन्हें ऋतस्य गोप कहा गया है? इसका आंसर आप दो, बताओ इसका आंसर। ऋतस्य, क्वेश्चन नंबर 35। जल्दी करो, फिर खत्म करो जल्दी से। मैम खान सर को एक बार बुला दो। हाँ खान सर हमारे हिसाब से तो चलते हैं, हम कहेंगे जाओ तो जाएंगे, हम कहेंगे बैठो तो बैठ जाएंगे, हम कहेंगे उठ जाओ भाई तो उठ जाएंगे। बिल्कुल, मतलब एकदम हमारे उंगलियों पे ऐसे इशारों पे नाचते हैं वो। हम कहेंगे आओ भाई क्लास में तो आ जाएंगे। है, बताओ जरा इधर। ऋतस्य गोप, ऋतस्य गोप की बात करें तो 35 का ए आंसर कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। और जिन्होंने भी ए आंसर किया है उनका गलत आंसर है। क्या है? गलत आंसर है। ठीक है, मैम एक क्वेश्चन बता दीजिए भैया, क्वेश्चन लिख दिया करो, मेरी नजर जाएगी बच्चे, बता देंगे हम। तो बता दें आपको, यहाँ करेक्ट आंसर है वरुण। प्रकृति के देवता के रूप में वायु को रखा गया है, वरुण देव को रखा गया है। 35 का वी राइट है। हाँ, ये अब किसी ने आंसर सही दिया है। आओ अगला क्वेश्चन देखें। अच्छा, क्वेश्चन इधर आ गया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डिस्कसिंग फीचर ऑफ द लेटर वैदिक पीरियड? निम्न में से उत्तर वैदिक काल की विभेदक विशेषता कौन सी है? विभेदक विशेषता कौन सी है? तो अब जो विभेदक विशेषता है उसका अर्थ में बता दें, थोड़ा आपको आसान होगा। विभेदक विशेषता का मतलब ये होता है कि जिसमें हम किसी चीज का विरोध करके उसका विस्तार कर रहे हो, उसे विभेदक विशेषता कहा जाता है। ठीक है, तो देखे जरा, आर्यों का पूर्व की ओर विस्तार, ये इसकी विशेषता थी। धातु का प्रयोग, सभा एवं समिति की राजनीतिक संस्था का उदय होना, या उपयुक्त में से कोई नहीं। जवाब आप दो, आपसे नहीं बनेगा तो फिर हम देंगे। बताओ जरा। मैम वेद कब लिखा गया और किसने लिखा है? ये मानवकृत नहीं माने जाते, लेकिन वेदों का संकलन वेद व्यास ने किया है, जिनका नाम था कृष्ण द्वैपायन। उसके बाद जब उन्होंने वेदों को इकट्ठा कर लिया, ठीक है, उनकी पांडुलिपि इकट्ठी कर ली, तो उनको एक टाइटल दिया गया वेद व्यास। ठीक है, आओ यहां देखें इसका आंसर क्या है। तो 36 का देखें, सी आंसर कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। इसका करेक्ट आंसर देखें क्या है? आर्यों का पूर्व की ओर विस्तार करना। ठीक है, अगर हम यहाँ थोड़ा सा मैप देखें, ठीक है, समझना ये कहना क्या चाह रहा है। अब यहां से आर्य आना शुरू हुए, आर्यों ने धीरे धीरे क्या किया? विस्तार करना शुरू किया। तो अभी भारत के पूर्व में कोई भी विस्तार नहीं था, अब इसने क्या किया? धीरे धीरे यहां पर भी विस्तार शुरू किए, तभी तो मगध तक महाजनपद बनेंगे। तो विस्तार कैसे शुरू हुए? क्योंकि लोहे की खोज हो गई थी। तो विभेदक विशेषता पूछी, और मैंने कहा था विरोध करते हुए विस्तार करना ही क्या कहलाती है? विभेदक व्यवस्था कहलाती है। तो 36 का क्या आंसर होगा? ए आंसर हो जाएगा। आओ आगे चले और अगला क्वेश्चन देखें। गांधार महाजनपद की राजधानी क्या थी? तो ये तो कोई बता देगा, तक्षशिला। तक्षशिला किसकी राजधानी? राजधानी कह रहे हैं किसकी? किस महाजनपद की राजधानी रही? गांधार की। किसकी? गांधार। आओ, जैन धर्म और बौद्ध धर्म की उत्पत्ति किस काल में हुई है? अरे यार ये तो बहुत आसान सा है, देख इसका जवाब कौन देगा? जैन धर्म और बौद्ध धर्म कब आया? किस समय जैन धर्म और बौद्ध धर्म आया था? प्रारंभिक वैदिक काल में आया, या सिंधु घाटी सभ्यता के टाइम पे आया, या उत्तर वैदिक काल के टाइम पे आया? कब आया बताएं जरा। 37 का सी, उत्तर वैदिक काल में आया। सही है क्या ये? क्या लगता है आपको भैया, बताओ जरा।
देखे जरा, अगर हम जैन धर्म और बौद्ध धर्म का एक टाइम पीरियड देखें, क्या टाइम पीरियड है आप बताओ जनरली? 600 में आ गया था जैन धर्म या बौद्ध धर्म? 600 में आ गया था क्या? उत्तर वैदिक काल जो है वह 600 में खत्म हो गया, 600 बीसी में। तो क्या 600 बीसी में आ गया था? नहीं आया था भैया, 500 के बाद तो स्टार्ट होगा, 500 के बाद स्टार्ट होगा। तो उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं, कोई बात नहीं। ज्यादा दिमाग दौड़ जाता है तो ऐसे आंसर हो जाते हैं। आओ अगला क्वेश्चन देखें। कुलीन तंत्र संस्कार का कुलीन तंत्र सरकार का एक रूप है जहां शक्ति का प्रयोग फिल इन द ब्लैंक्स द्वारा किया जाता है। कुलीन तंत्र सरकार का एक रूप है जहां शक्ति का प्रयोग फिल इन द ब्लैंक्स द्वारा किया जाता है। यानी कि जो कुलीन तंत्र है वह किसको दर्शा रहा है? महिलाओं के समूह को, राजा के समूह को, पुरुषों के समूह को। उपयुक्त में से कोई नहीं। बताए जरा। 38 का डी लग रहा है। चलो वो सही है। 39 है क्वेश्चन नंबर। मैम कल क्या पढ़ाएंगे? कल हम धर्म की बात कर लेंगे, है ना। तो एक अपन लगा लेंगे बौद्धिज्म का एमसीक्यू, एक लगा लेंगे जैनिज्म का। तो कल कौन सा है? कल बौद्ध की बात कर लेते हैं। 39 का सी लग रहा है बिल्कुल। जहां पे कुलीन तंत्र सरकार जैसा शब्द आ जाए वो क्या हो जाएगा? पुरुषों का समूह हो जाएगा, पुरुषों का समूह हो जाएगा। ठीक है मैम, पता नहीं किसका क्वेश्चन निकल गया। आओ अगला क्वेश्चन देखें। वैदिक सभ्यता फिल इन द ब्लैंक्स नदी के किनारे विकसित हुई थी। तो वैदिक सभ्यता जो है वह सरस्वती नदी के किनारे विकसित हुई थी। ठीक है, कहां हुई थी? सरस्वती नदी के किनारे। ऋग्वेदिक काल में सबसे ज्यादा जो ऋग्वेदिक काल कह रहे हैं, अगर ऋग्वेद की बात करें तो उसमें रावी नदी का हमें वर्णन देखने को मिलता है, पर्वतश्रेणी का। ठीक है, कल का टॉपिक जो पूछ रहे हैं तो कल का टॉपिक मैं लिख देती हूँ। मुझे को लग रहा है जो मैं बोलती हूँ शायद वो सुनाई नहीं देता। तो कल हम बौद्ध धर्म की बात करेंगे। किसकी? बौद्ध धर्म से बनने वाले क्वेश्चन को देखेंगे। आओ अगला क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से। किस वेद में सबसे प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में जानकारी दी गई है? ऋग्वेद में प्राचीन वेद के जो टाइम रहा, वेद पीरियड रहा, उसके बारे में जानकारी दी गई है। आओ अगला क्वेश्चन देखें। वैदिक काल में 8 प्रकार के विवाह होते थे, उसमें से कौन सा विवाह प्रेम विवाह है? तो भैया जो गांधर्व विवाह होता था इसको प्रेम विवाह कहा जाता था। ब्रह्म विवाह में क्या होता था? देव विवाह में क्या होता था? ब्रह्म विवाह जो है वो नॉर्मल विवाह माना जाता था, जैसे कि उच्च वर्ण के लोग हैं, निम्न वर्ण की नारी है उससे विवाह हो गया, अनुलोम टाइप वाला, वो ब्रह्म विवाह है। देव विवाह क्या होता था कि पुरोहित से शादी करा दी, जो यज्ञ वगैरह करता है उससे शादी करा दी। आर्ष विवाह की बात करें तो आर्ष विवाह में क्या होता था? लड़की वाले जो होते थे वो बैल की, गाय बैल की जोड़ी दिया करते थे लड़के को और विवाह किया करते थे। ये हमारा क्या होता था? आर्ष विवाह होता था। इसमें एक होता है पैशाच विवाह और एक होता है राक्षस विवाह। राक्षस विवाह में होता है कि जबरदस्ती शादी कर ली किसी से। ठीक है, पैशाच विवाह में क्या होता था? जिसे पिशाच विवाह भी कहते हैं, कि किसी को बेहोश कर दिया, उसको उठा ले गए और फिर उससे शादी कर ली जा करके, ये चीजें होती हैं। आओ अगला क्वेश्चन देखें जरा। ऋग्वेद को फिल इन द ब्लैंक पुस्तकों के मंडल बांटा गया है। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, 10 मंडल हैं। आओ अगला क्वेश्चन देखें। वैदिक काल में मुद्रित सिक्के आमतौर पर किससे बने होते थे? चांदी से, सोने से, टिन से, हाथी के दांत से। ठीक है, किसके बने होते थे? तो बता दें वैदिक काल में जो सिक्के चलते थे सबसे ज्यादा किसके बने होते थे? चांदी के बने होते थे। किसके? चांदी के सिक्के बने होते थे। ठीक है, आगे चलें। कोई दिक्कत है इसी बात में? कैसे कुछ अवेलेबल होगा? इसका क्या प्रश्न है बच्चे, क्या पूछ रहे हैं नीचे करना जरा। मॉक टेस्ट सीरीज कुछ तो अवेलेबल होगा ना मैम, मॉक टेस्ट फॉर यूपी। तो ये किसके लिए चल रहा है बेटा? है ये भी तो यूपी के लिए चल रहा है टेस्ट आपका। आओ अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा वेद वेद त्रय का हिस्सा नहीं है? तो अथर्ववेद वेद त्रय का हिस्सा नहीं है। ये वाली बात तो पढ़ के आए हैं। नीचे करना बच्चा एक प्रश्न पूछ रहा है क्या मैम 38 में डी है तो राइट क्या है प्लीज? 38 में डी है तो राइट क्या है प्लीज? रोको जरा, इसका 38 क्वेश्चन देखें क्या इसको कंफ्यूजन है। जैन धर्म और बौद्ध धर्म किस काल में आया ये पूछ रहे हो? अच्छा वो ये पूछना चाह रहा है कि अगर ये उत्तर वैदिक काल में नहीं, सिंधु घाटी काल में नहीं है तो ये किस वाले काल में आएगा? ये केवल प्राचीन काल के अंदर आएगा। किसके अंदर आएगा? प्राचीन काल के अंदर आएगा। ठीक है, आओ क्योंकि यहाँ पे धर्म काल में भी स्टार्ट नहीं हुआ है। कहाँ गया अपना प्रश्न?
46। ऋग्वेद में महर्षि विश्वामित्र और देवी के रूप में पूजी जाने वाली दो नदियों के बीच में संवाद के रूप में एक ऋचा है, यह कौन सी नदी है? तो बता दें, जो तीसरा मंडल है उसके अंदर ब्यास और सतलज ये दो नदियां हैं, इनका कन्वर्सेशन चल रहा है। क्या चल रहा है? बातचीत चल रही है, उसको लिखा गया है। ठीक है, आगे चले और अगला क्वेश्चन देखें। किस वेद के भजनों को होत्री द्वारा सुनाया गया है? यानी कि कौन सा वेद है जो होत्री द्वारा पढ़ा जाता है? तो होत्र द्वारा क्या पढ़ा जाता है? ऋग्वेद पढ़ा जाता है। यह भी मैंने आपको ऑप्शन में भी बताया था। ठीक है, आओ बस 2-3 क्वेश्चन और रह गए हैं। प्राचीन भारत के संदर्भ में व्रत, गण और सर्द शब्द किससे संबंधित है? गण का मतलब होता है कि जो जनजातीय समूह है उसको हम कहते हैं इस गण के लोग हैं, इस सर्द के लोग हैं। तो यहां पर आंसर क्या हो जाएगा? जनजातीय समूह क्या कहलाता था? व्रत कहलाते थे। ठीक है, गण कहलाते थे या सर्द कहलाते थे। आओ अगला क्वेश्चन देखें। ऋग्वैदिक काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। आओ फटाफट से 2 कथन है देख लेते हैं। ठीक है, पुरोहित या पुजारी समाज में कोई विशिष्ट स्थान नहीं रखते थे। नहीं भाई, रखते थे, ये तो गलत बात है। राजा के चयन प्रक्रिया में सभा और समिति की कोई शक्ति नहीं थी। भैया क्यों नहीं थी? क्योंकि राजा के तो डिसीजन उसी के हिसाब से चलते थे। धर्म जादुई अनुष्ठान सूत्रों पर आधारित था। है भाई, ऐसी वाली बात थी क्या कि धर्म अनुष्ठानों पर तो आधारित था, लेकिन यह जादुई शब्द लग गया है, इसलिए क्या है, ये भी वाली बात गलत हो जाएगी। तो पुरोहित का समाज में कोई स्थान नहीं था। भैया ऐसा नहीं है, ये वाली बात गलत है। बिल्कुल था, यहाँ पे भी बात गलत है और यहाँ पे भी बात गलत है। तो ऊपर दिए गए कथनों में से कितने सही है? एक भी नहीं दिख रहा, तो हम कहेंगे उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, उपयुक्त में से कोई नहीं। मैम कल खान सर को भेजना भैया, जिसको खान सर से मिलना है पटना जाना पड़ेगा आपको। आओ अगला क्वेश्चन देखें। क्या है? प्रारंभिक वैदिक काल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कर लेंगे भाई साहब। ऋग्वैदिक समाज मात्र सत्तात्मक था। गलत, पितृ सत्तात्मक था। क्यों? क्योंकि मात्र सत्तात्मक हड़प्पा सभ्यता तक चला था, उसके बाद पिता की चला करती थी, पैट्रियार्की आ गई थी। तो पहली वाली बात गलत है। दूसरा देखें, ऋग्वैदिक काल में बाल विवाह प्रचलित था जबकि सती प्रथा अनुपस्थित थी। गलत बात, दोनों ही नहीं थे। बाल विवाह, पर्दा प्रथा ये सब नहीं चला करता था। तो दोनों ही कथन यहाँ क्या हो रहे हैं? गलत हो रहे हैं। तो ऊपर दिए गए कौन से कथन सही है? इनमें से कोई नहीं, कोई भी कथन इसमें सही नहीं है। दोनों कथन क्या दिए गए हैं? गलत दिए गए हैं। ठीक है मैम, ये तो प्रैक्टिस बैच है ना, प्रैक्टिस बैच तो कर लो, उसके बाद मॉक खोलेगा, काहे परेशान हो रहे हो। चले तो भाई, हमने आज वैदिक काल के बारे में कुछ कुछ चीजें देख ली, जिससे आपको वैदिक काल जो आपने पढ़ा होगा वो एक तरीके से रिवीजन में आ गया होगा। इसके बाद आप कमेंट इतने सारे करते हो ना कि बकवास कमेंट के चक्कर में बहुत सारे कमेंट भी छूट जाते हैं। आप पूछ भी रहे हो गया, मैं उन्हें भी स्किप कर देती हूँ। इसलिए हमेशा कोशिश करें कि बकवास कमेंट ना करें, वरना आपके जो क्वेश्चन वाले कमेंट भी है वो भी क्या है, मुझे छोड़ने पड़ते हैं। ठीक है, अब देखिए इसके बाद हम किसकी बात करेंगे? बौद्ध की बात करेंगे। मैं बता देती हूँ आपको 3 दिन का। बौद्ध के बाद अपन जैन धर्म की बात करेंगे, जैन के बाद अपन मगध की यानी कि जो महाजनपद उनकी बात करेंगे, उसके बाद अपन गुप्त वंश की बात करेंगे। ये पूरा क्रम चलेगा अपना, यानी आने वाले 4 दिन में अपन इसके एमसीक्यूज लगाने वाले हैं। तो कल जब आप आए तो बौद्ध धर्म को पढ़ के आना। देखते हैं बौद्ध धर्म में कौन धुरंधर। अभी तो बहुत टुच्चू पुच्चू टॉपिक चल रहे थे, अभी थोड़े टॉपिक अच्छे आना शुरू हुए हैं। तो बौद्ध धर्म को बहुत अच्छे से पढ़ के आना। देखते हैं कौन धुरंधर है जो 100% मार्क्स लेकर के आएगा। मेरे साथ बने रहने के लिए